समृद्ध संख्या के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे समृद्ध संख्याओं के योग के गुणधर्म। पहला हमारा टॉपिक है समृद्ध संख्याओं के योग के गुणधर्म। हम समृद्ध संख्या के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं। समृद्ध संख्या क्या होती है, समृद्ध संख्या के बारे में थोड़ा और संक्षिप्त रूप में देख लीजिए। समृद्ध संख्या को हम स्मॉल z से निरूपित करते हैं। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये आयोटा है, ग्रीक लेटर आयोटा है। ये हमारा समृद्ध संख्या का व्यापक रूप है। समृद्ध संख्या को हम इसके द्वारा निरूपित करते हैं, आप जान चुके हैं। ये जो भाग है कौन सा भाग है, वास्तविक भाग। और आयोटा वाला जो भाग है, योग वाला भाग कौन सा है, अधिकल्पित भाग। ये आयोटा किसके बराबर है, ये होता है आयोटा, ये होता है अंडर रूट -1 ऋण 1 का वर्गमूल, ऋण 1 का वर्गमूल। आप जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये अधिकल्पित संख्या है। कौन सी संख्या है, ये अधिकल्पित संख्या है। इसका संख्या रेखा में कोई स्थान नहीं है। इसको हम अधिकल्पित संख्या के नाम से जानते हैं क्योंकि आप ऋण 1 का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आयोटा। आयोटा का हम इस्तेमाल करते हैं। आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1। और इस प्रकार का जो संख्या होता है वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, समृद्ध। समृद्ध मतलब मिला हुआ। दो संख्याएं इसमें मिले हुए हैं, एक वास्तविक भाग है, दूसरा क्या है, अधिकल्पित भाग है। एक रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। अब आप ये भी जानते हैं, अब इसका स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। स्क्वायर करने पे आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। इस प्रकार से हम इसके और घात प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है अभी, समृद्ध संख्याओं के योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म। तो पहला जो गुणधर्म है वो है हमारा पहला है संवरक नियम। पहला है संवरक नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि हमारे पास मान लेते हैं दो समृद्ध संख्या है, पहला Z1 और दूसरा Z2। हमारे पास ये दो समृद्ध संख्याएं हैं, Z1 और Z2। संवरक नियम ये कहता है कि अगर इन दोनों को अगर हम जोड़े, दोनों का हम योग निकालते हैं तो जो योग फल प्राप्त होगा
वो भी क्या होगा, समृद्ध संख्या ही होगा, वो भी क्या होगा, समृद्ध संख्या होगा। ये कहता है, कौन सा नियम कहता है, संवरक नियम। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिया Z1 बराबर a प्लस IB। हम इसको सामान्य बोलचाल में आयोटा को I ही कह देते हैं, a प्लस IB, और दूसरा हमारा समरिक संख्या है C प्लस ID। तो ये नियम क्या कहता है, जब हम दो समरिक संख्याओं को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमें जो उसका योगफल प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, समरिक संख्या। जहां मतलब ये होगा, आयोटा होगा, आई होगा, तभी वो क्या बनेगा, समरिक संख्या होगा, नहीं तो वो फिर वास्तविक में चले जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का योगफल निकालिए, Z1 प्लस Z2, a प्लस IB प्लस C प्लस ID। हम इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं, दो समरिक संख्याओं को हम कैसे प्लस करते हैं। हम कैसे प्लस करते हैं दो समरिक संख्याओं को, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से जोड़ते हैं और अधिकल्पित भाग को अधिकल्पित भाग से जोड़ते हैं। तो ये देखिए, Z1 प्लस Z2, ये बिना I वाला जो है वो कौन सा भाग है, वास्तविक भाग है। वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस B और प्लस IB प्लस ID। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस B, यहाँ से I कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा B प्लस D। देखो, ये हो गया हमारा वास्तविक भाग और ये क्या हो गया, अधिकल्पित भाग। तो ये जो Z1 प्लस Z2 मिला, वो भी क्या मिला, समृद्ध संख्या मिला। तो ये नियम कहता है, संवरक नियम कहता है कि जब दो समरिक संख्याओं को हम योग करते हैं तो योगफल भी हमें क्या मिलता है, समृद्ध संख्या ही क्या होती है, प्राप्त होती है। यहाँ पे कुछ गलत हो गया शायद, a प्लस IB C प्लस ID, दो बार लिख लिया क्या मैं, a प्लस C होना था, ये थोड़ा इसको सुधार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये a प्लस क्या हो जाएगा, ये C, a प्लस C, a प्लस, ये वास्तविक भाग से जुड़ गया और ये अधिकल्पित भाग से जुड़ गया। यहां पे एक चीज और आपने पढ़ चुका है, जैसे समरिक संख्या है 2 प्लस 3i। 2 कौन सा भाग है, वास्तविक है, और 3 अधिकल्पित। इसको हम क्रमित युग्म पेयर के रूप में, किसको, समरिक संख्या को हम पेयर के रूप में कैसे लिखते हैं, पेयर के रूप में हम एक छोटा कोष्टक में पहले हम क्या लिखते हैं, वास्तविक भाग को, किसको लिखते हैं, वास्तविक भाग। वास्तविक भाग में क्या है, 2 है, और अधिकल्पित भाग में क्या है, 3। ये इसको हम पेयर के रूप में इस तरीके से लिखते हैं। ये कहलाता है क्रमित युग्म। इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो उसी प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हो क्रमित युग्म में। पहले में क्या आ जाएगा, a प्लस C, ये इसको क्रमित युग्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस C, और ये क्या हो जाएगा, b प्लस D। ये कौन सा भाग हो गया, वास्तविक, और ये कौन सा भाग हो गया, अधिकल्पित। तो ये हो गया हमारा संवरक नियम हो गया। उसके बाद है हमारा
दूसरा जो नियम है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय जो नियम है, इसको आप बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। क्रम को बदल के जोड़ना, क्रम को बदल देना। योग है तो योग करो, गुणा है तो गुणा करो। क्रम को बदल के, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे हम 2 धन 3 करें, योगफल निकालें, तो हमें क्या मिलेगा? 5। अगर मैं इसको 3 को पहले लिख दूं और 2 को बाद में लिख दूं, तो हमें क्या मिलेगा? 5। इसके क्रम को बदलने में हमें कोई चेंज कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ये कहलाता हमारा क्रम विनिमय नियम। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं 2 समरिक संख्या है, एक समरिक संख्या Z1 और दूसरा Z2 है। हमारे पास 2 समरिक संख्या हैं। अब इसको हम इस तरीके से जोड़ते हैं। इसको पहले हम Z1 को रखें, फिर किसको रखें? Z2 को। फिर उसके बाद हम Z2 को पहले रखते हैं, उसके बाद हम किसको रखते हैं? Z1 को। तो इनका जो योगफल है वो हमें एक ही प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त नहीं होगा। ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम। चाहे आप किसी को भी पहले जोड़ो या किसी को बाद में जोड़ो, उसके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके कहने का मतलब उसके क्रम पे निर्भर नहीं करता, उसके क्रम पे निर्भर नहीं करता। यहाँ पे जो मान आएगा और यहाँ पे जो मान आएगा, ये दोनों मान आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों मान आपस में क्या होंगे? उसको क्रम को बदलने पे, उसके रिजल्ट पे, उसके परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कौन सा नियम कहलाता? हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है। किसके लिए अभी बात हो रही है? योग के लिए। अगला उसके बाद हम जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो किसके लिए देखेंगे? गुणा के लिए देखेंगे। अभी हम योग का बात कर रहे हैं। योग मतलब जोड़ना, प्लस, प्लस के लिए अभी बात कर रहे हैं हम। तीसरा है हमारा सहचार्य नियम। सहचार्य नियम। इसके लिए हमें 3 नंबरों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें 3 नंबरों की आवश्यकता होती है इस नियम को हमें बताने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास Z1, Z2, Z3 3 समरिक संख्याएं हैं और यहाँ पे देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस
Z2 प्लस Z3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसका जो रिजल्ट और इसका जो रिजल्ट, इसका कहा जाए योगफल कहा जाए, परिणाम कहा जाए, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। अब यहाँ पे पहले हमने क्या किया, सहचार्य के लिए हमें कितने नंबर की आवश्यकता होती है? 3 नंबर की। पहले हमने क्या किया, Z1 और Z2 को जोड़ा, इनके योगफल में हम किसको जोड़े? Z3 को। इसका जो रिजल्ट आया, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो योगफल आएगा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, Z1 और Z3 को जोड़ा, उसका योगफल को हम किस में जोड़े? Z1 में। तो इनका जो योगफल है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसका जो योगफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। ये हमारा कहलाता है, कौन सा नियम कहलाता है? सहचार्य नियम कहलाता है। किसके लिए? योग के लिए। अभी देखो प्लस साइन है यहाँ पे, ये हमारा सहचार्य नियम कहलाता है। आप इसको इस तरीके से जोड़ो, या 3 नंबर को, 3 समरिक संख्याओं को आप इस तरीके से जोड़ो, दोनों का हमें सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, सेम हमें उसका योगफल प्राप्त होगा। ये हमारा सहचार्य नियम है। नंबर 4 देखिए, योज तस्मक। योज्य तस्मक, तस्मक। देखिए हमारे पास ये हमने एक समरिक संख्या लिखा, हमने एक समरिक संख्या लिखा। अभी हमने आपको बताया था कि समरिक संख्या को हम क्रमित युग्म में लिखते हैं, एक छोटे कोष्ठक में। पहले कौन सा भाग लिखते हैं? वास्तविक भाग। फिर कौन सा भाग? अधिकल्पित भाग। ये हमारा शून्य समरिक संख्या है। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, Z इक्वल टू, हमारा समरिक संख्या ऐसा होता है A प्लस IB। तो A के स्थान पे क्या है? 0। और B के स्थान पे क्या है? B के स्थान पे क्या है? 0। इसका वास्तविक भाग भी शून्य है और अधिकल्पित भाग भी शून्य है। अगर इस समरिक संख्या को मैं किसी समरिक संख्या के साथ अगर इसको प्लस करूं तो इसका उस समरिक संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समरिक संख्या के मान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे हमारे पास एक समरिक संख्या है Z1 x1 प्लस y1, एक हमारे पास एक समरिक संख्या है। यदि अब इसको हम पेयर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? क्रमित युग्म के रूप में। इसको क्रमित युग्म में हम लिखेंगे x1 और क्या लिखेंगे? y1। पहले कौन सा भाग लिखते हैं? वास्तविक। बस तरीका अलग अलग है। ये भी समरिक संख्या है, बस उसका रूप हमने क्या किया। ये कौन सा रूप है? क्रमित युग्म। क्रमित, ये वास्तविक भाग और ये अधिकल्पित भाग। ठीक है। अगर हम इसमें ये समरिक संख्या को हम जोड़ें यहाँ पे, तो जब इस समरिक संख्या को इसमें हम प्लस करते हैं तो ये जो समरिक संख्या है
इसका मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमें क्या मिलेगा, x1 y1 ही मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, योज्य तस्मक कहते हैं। ये जो समरिक संख्या है ये क्या कहलाएगा, योज्य तस्मक कहलाएगा। हो गया, शुरू कर। तो ये हो गया हमारा कौन सा, योज्य तस्मक। पांचवा है योज्य प्रतिलोम। ये क्या होता है, हमारे पास एक समरिक संख्या है Z1 AB। ये हम किसके रूप में लिख रहे हैं, क्रमित युग्म के रूप में। ये कौन सा भाग है, वास्तविक, और ये कौन सा भाग है, अधिकल्पित भाग। अब हमारे पास मान लो कोई दूसरी समरिक संख्या है Z2, इसके ये है हमारा -a और -b। तो यहाँ पे इसके अवयव, इसके जो वास्तविक भाग है वो क्या है, -a, और इसका जो अधिकल्पित भाग क्या है, -b है। ये भी समरिक संख्या है। अगर इसको हम यहाँ पे प्लस करें, कहाँ पे प्लस करें, Z1 में। यदि हम Z1 में किसको प्लस करें, Z2 को प्लस करें, तो हमें ये शून्य समरित संख्या प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाएगा, शून्य समरित संख्या प्राप्त हो जाता है। तब की स्थिति में हम ये Z2 है, इसको, इसका हम क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम कहेंगे। किसको, Z2 को, किसका, Z1 का। क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, किसे प्लस कर रहे हैं, Z1 में, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य समरित संख्या प्राप्त हो रहा है। हमें 0 0 प्राप्त हो रहा है, एक शून्य समरित संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। किसका, Z1 का। ठीक है। ये हो गया हमारा समरिक संख्याओं के योग के गुणधर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे गुणा के गुणधर्म। अभी योग वाला देखें, अब हम देखेंगे गुणा वाला। गुणनफल के गुणधर्म। पहला इसमें है संवरक नियम। पहला है इसमें संवरक नियम। यदि हमारे पास दो समरिक संख्या है
Z1 और Z2, Z1 और Z2 दो समरिक संख्या है। अब इसका हम गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुणनफल निकालते हैं। तो इसका गुणनफल भी हमें क्या प्राप्त होता है? समरिक संख्या प्राप्त होता है। इसका जो गुणनफल भी हमें क्या प्राप्त होता है? समरिक संख्या प्राप्त होता है। इसका जो गुणनफल है वो भी हमें क्या प्राप्त होता है? समरिक संख्या प्राप्त होता है। ये हमारा कहलाता है, कौन सा नियम कहलाता है? संवरक नियम कहलाता है। दो समरिक संख्या है, उसको हम आपस में गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल भी हमें क्या प्राप्त होता है? समरिक संख्या ही प्राप्त होता है। ये कहलाता है संवरक नियम। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जब हम दो समरिक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं और फिर उसके बाद जब इसका हम क्रम को बदल देते हैं, आपस में चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे Z1 पहले है, Z2 बाद में है। अब हम Z2 को पहले करते हैं, पहले रखते हैं और Z1 को बाद में। तो ये इनका जो गुणनफल आएगा और इसका जो गुणनफल आएगा, ये दोनों गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारा कहलाता है क्रम विनिमय नियम। किसके अंतर्गत? गुणनफल के। इसके लिए आप प्लस वाला भी देखे थे, ये गुणनफल का। इसका प्रूफ दिया है, आप इसको, इसकी जो प्रूफ है आप किताब से देख सकते हैं, छोटा छोटा प्रूफ है इसका। आप खुद उदाहरण बना के इसको स्वयं आप जांच सकते हैं। आप इस तरीके से उदाहरण बना सकते हैं। जैसे देखिए Z1 3 + 4i, Z2 आपने ले लिया 2 + 5i। इस तरीके से आप इसका गुणा कीजिए। जैसे गुणा में हमने बताया था, जैसे हम सामान्य बीजगणित में गुणा करते हैं उसी तरीके से इसको गुणा करिए। Z1 × Z2 निकालिए, फिर क्या निकालोगे? Z2 × Z1 निकालिए। दोनों का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? एक जैसा मिलेगा, समान मिलेगा। ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इसके बाद है सहचार नियम। सहचार के लिए हमें कितनी नंबरों की आवश्यकता होती है? तीसरा है हमारा सहचार्य नियम। किसके लिए? गुणनफल के लिए। इसके लिए हमको 3 नंबरों की आवश्यकता होती है। हमारे पास 3 समरिक संख्या हैं, Z1, Z2 और Z3। 3 समरिक संख्या हैं। Z1 × Z2 × Z3 इज इक्वल टू Z1 × कोष्टक में Z2 × Z3। ये हमारा सहचार्य नियम है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले हम Z1 और Z2 को आपस में क्या किया? गुणा किया। उसके गुणनफल में किसका गुणा किया? Z3 का। ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो गुणनफल आएगा, उसके बाद हमने क्या किया? Z2 और Z3 के गुणनफल को हम किस में गुणा किए? Z1 में। किस में गुणा किए? Z1 में गुणा करते हैं। ये दोनों के जो गुणनफल है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमारा कहलाता है, कौन सा नियम कहलाता है? सहचार्य नियम कहलाता है।
चौथा है हमारा अगला जो नियम है, अगला पॉइंट है गुणन तस्मक। ये देखिए, ये हमारा एक समरिक संख्या है। किस रूप में लिखा गया है? क्रमित युग्म में लिखा गया है। मतलब एक्स वाई का मतलब क्या है? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये वास्तविक भाग हो गया और ये कौन सा भाग हो गया? अधिकल्पित। वास्तविक भाग को हम रियल पार्ट कहते हैं, अधिकल्पित भाग को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये समरिक संख्या है, ये समरिक संख्या है। इसमें हम किसी समरिक संख्या का गुणा कर रहे हैं, हम समरिक संख्या का गुणा कर रहे हैं। ये समरिक संख्या का कौन सा भाग है? वास्तविक। और ये कौन सा भाग है? अधिकल्पित। तो क्या मिल रहा है हमें? इसमें कुछ फर्क हो रहा है क्या? इसमें कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई फर्क। हमें वही चीज फिर से मिल रहा है जिसमें हम गुणा कर रहे हैं, इसमें हम इसका गुणा कर रहे हैं, हमें वही चीज प्राप्त हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये जिसके द्वारा हम गुणा किए गए हैं, जिसके द्वारा हमने गुणा किया है, ये हमारा क्या कहलाएगा? गुणन तस्मक कहलाएगा। गुणन तस्मक कहलाएगा। जैसे आप जानते हैं कि 5 है, 5 में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। 1 वहां पे क्या है? गुणन तस्मक है। 1 के कारण कुछ वहां पे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से ये जो समरिक संख्या है, इसको अगर यहाँ पे हम गुणा करते हैं इस समरिक संख्या में, तो इसमें किसी प्रकार इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं? गुणन तस्मक कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा समरिक संख्या है, इसको हम लेके चलते इस तरीके से z1 x प्लस आई वाई, ऐसा लिख लेते इसको। वो भी हमारा क्या है? समरिक संख्या है। उसको वास्तविक भाग में क्या है? 1 है और अधिकल्पित भाग में क्या है? 0 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये वास्तविक भाग 1, अधिकल्पित भाग 0। इसको आखिर हम लिखेंगे कैसे? 1 आई इंटू 0 क्या मिलेगा हमें? 0 तो ही मिलेगा ना। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 1 प्लस 0 आखिर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ऐसा है। कुल मिला के हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1 का। उसका अधिकल्पित भाग तो 0 है ना। ऐसा है। तो इसलिए जब इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये समरिक संख्या क्या कहलाएगा? गुणन तस्मक कहलाएगा। ठीक है। पांचवा है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका यूज होता है, इसके रिलेटेड सवाल भी हैं, इसको आपको और अच्छे से समझना है। देखिए हमारे पास दो समृद्ध संख्या है, Z1 और Z2। हमारे पास दो समृद्ध संख्या है। यदि हम Z1 में Z2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 में हम Z2 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें 1 ये समृद्ध संख्या मिलता है। ये समृद्ध संख्या मिला, ये समृद्ध संख्या देख रहे हैं ना। या इसको आप सामान्य बोलचाल में ये कह सकते हो कि जब हम Z1 में Z2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो ये जो है, ये जो Z2 होगा, Z2 Z1 का क्या कहलाएगा, गुणन प्रतिलोम कहलाएगा। ये जब Z2 को आपने Z1 में मल्टीप्लाई किया और आपको ये समृद्ध संख्या मिला 1 0 का मतलब 1 प्लस क्या हो जाएगा, I इंटू 0। ये कौन सा क्रमित युग्म में लिखा गया है, ये उस फॉर्म में लिखा गया है। तो आप हम सामान्य बोलचाल में ये बोल सकते हैं कि जब हम Z1 में Z2 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिलेगा। उस स्थिति पे हमारा Z2 Z1 का क्या कहलाएगा, गुणन प्रतिलोम कहलाएगा। Z2 को हम क्या कहेंगे, गुणन प्रतिलोम कहेंगे, क्योंकि जब Z2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस पे, Z1 में, तो हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये Z2, अब ये एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम होंगे ना। अगर Z2 अगर Z1 का गुणन प्रतिलोम है तो Z1 किसका गुणन प्रतिलोम होगा, Z2 का होगा। एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम होगा यहाँ पे। अगर Z2 Z1 का गुणन प्रतिलोम है तो Z1 किसका गुणन प्रतिलोम होगा, Z2 का होगा। ये इससे रिलेटेड, इससे संबंधित सवाल भी है। अब हम सवाल कल देखेंगे। एक और हमारा और प्रॉपर्टी बच गया है। वितरण नियम। हमारे पास Z1 Z2 Z3 तीन समृद्ध संख्या है। Z1 Z2 Z3 तीन समृद्ध संख्या है। तो Z1 इंटू कोष्टक में Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ये कौन सा नियम कहलाता है, वितरण नियम कहलाता है। ये Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, जब इसको हम अलग अलग इंटू कर देते हैं, किसमें इंटू किए, Z2 में, फिर किसमें इंटू किए, Z3 में, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनका जो रिजल्ट जो होता है सेम आता है। ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, ये वितरण नियम कहलाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, Z2 और Z3 का योगफल में हम किसका गुणा करेंगे, Z1 में। अब फिर Z1 का Z2 में गुणा किए, Z1 का फिर Z3 में। इधर का जो रिजल्ट होगा और ये रिजल्ट दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, बराबर आएगा। तो आज हमने समृद्ध संख्या के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त किया। साथ में समृद्ध संख्याओं के गुणधर्म, योग के गुणधर्म और गुणनफल के गुणधर्म के बारे में आज हमने अध्ययन किया। और कल हम
हम समरिक संख्याओं से संबंधित जो सवाल हैं वो सवाल कल हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज का यह कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।